बच्चों कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ दो टाइप की इमेज बनाता है। दो केसेस में इमेज बनती है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए तब फोकस पर बनती है इमेज, और दूसरी बार ऑब्जेक्ट को चाहे जहां भी रख दिया जाए, इन्फिनिटी और कैपिटल पी यानी पोल के बीच में चाहे जहां भी रख दिया जाए, सेम टाइप की इमेज मिलती है और इमेज में कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता नहीं है। इस वजह से सिर्फ दो केसेस बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। एक बार इन्फिनिटी पर रख करके और एक बार कहीं भी रख दें, हम इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दें पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये दूसरा केस है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बन रही है उसको बना करके देखेंगे रे डायग्राम के हेल्प से, रूल को अप्लाई करके, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी और पी के बीच में किसी भी पॉइंट पर रख देंगे और हमेशा सेम टाइप की इमेज मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस कॉन्वेक्स मिरर को बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर अपना कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे अपना कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। और हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला पार्ट है, प्रेस्ड इन पार्ट है, वहां पर करेंगे पेंटिंग, सिल्वर की पेंटिंग करेंगे, उसके बाद रेड ऑक्साइड की कोटिंग करेंगे, तब जाकर के मिरर का फॉर्मेशन होगा। और इस मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम कहते हैं पोल, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल पी से। उसके बाद इस मिरर को हम एम और एम डैश से रिप्रेजेंट कर दें भैया। उसके बाद ये स्फेरिकल मिरर तो है ही, जिस स्फेयर से बना होगा उसका कुछ सेंटर होगा, उसके सेंटर को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं मिरर के लिए। और मिरर के लिए सेंटर, इस स्फेयर का सेंटर मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है, ये याद रखने वाली बात है। पी और सी को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं, ये सबसे पहले यही काम करेंगे भैया। पी और सी को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे और इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे, इधर भी एक्सटेंड कर दें, ताकि जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे इधर ही रखेंगे ना, रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरफ रखेंगे, पीछे की तरफ तो रखेंगे, जिधर पेंटिंग उधर नहीं रखेंगे भैया। ये कैपिटल सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी और सी के बिल्कुल बीच में होता है अपना फोकस कैपिटल एफ। कब होता है, जब ये एम और एम डैश यानी कि ये डायमीटर या अपर्चर कहें, जब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो बहुत कम ही लिया जाता है, छोटा पार्ट लिया जाता है, स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है कि हमें ऑब्जेक्ट कहाँ बोला गया रखने के लिए। दूसरा केस है, हम किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड कैपिटल पी, इसके बीच में। तो ये कैपिटल पी है, इन्फिनिटी कहाँ होगा, इधर साइड होगा। कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, यहाँ इस पॉइंट पर, और इसको ओ और ओ डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट का जो लोअर पॉइंट है वो ओ है, और उसका जो अपर पॉइंट है उसको कहेंगे, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको ओ डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये अपना ऑब्जेक्ट हमने रख दिया पी और इन्फिनिटी के बीच में, इसके पास में ही रखा है। अब इसका इमेज बनाना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले पहला रूल अप्लाई कर दो बिना कुछ सोचे समझे। रूल फर्स्ट को अप्लाई करो और यहाँ से क्या करना है, ओ डैश से एक लाइट की रे लेकर के जाना है, यहाँ से ओरिजिनेट करवा करके, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाना है। यहाँ इस पॉइंट पर ये लाइट की रे इंटरसेक्ट कर, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इंसिडेंट कर रही है, और यहाँ से जब इंसिडेंट कर रही है ये पॉइंट पर इंसिडेंट की, उसके बाद होगा क्या, इसका रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा होगा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट की रे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे डायरेक्शन में जाएगी, ये पहले रिफ्लेक्टेड रे है, कि ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है भैया, डाइवर्ट होकर के फोकस से आ रही है, इस मिरर के फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा, ऐसा अपीयर होगा, प्रतीत होगा। तो हमने क्या किया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल गई, इसको पीछे खींचा तो यहाँ मिल गया, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद एक रूल और अप्लाई करना है, दूसरा, तीसरा और चौथे में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। पोल से भी पास करा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा हम लाइट की रे लें कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए, पास तो करेगी नहीं लेकिन ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ठीक है। दूसरा या तीसरा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई लाइट की रे लेते हैं जो फोकस से पास, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। देखो फोकस वाला दूसरा रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइट की रे जब हम यहाँ से फोकस की तरफ लेकर के जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये दोनों यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है, और इमेज के बारे में, साइज वाइज के बारे में कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा, ठीक है। इसलिए हम तीसरा रूल अप्लाई करते हैं यहाँ। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट की रे कॉन्केव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने ही रास्ते पर वापस आएगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस ये दोनों मिरर के बैक साइड में, पीछे साइड में, तो वहां से पास होने का कोई सवाल ही नहीं लाइट की रे का। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लाइट की रे ऐसे लेकर के जाए कि लगे, ठीक है, सिर्फ लगे ये कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ऐसी लाइट की रे ले सकते हैं जो ऐसी प्रतीत हो, ऐसी लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। अब देखें ये इधर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब जब रिफ्लेक्शन होगा इसका, इधर तो जाएगी नहीं, बाकी क्या होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट
बी पर ये इंसिडेंट हुई है, यहाँ से होगा इसका रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद तीसरा रूल ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ गई या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया इसने, तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने रास्ते पर पुनः जो है वापस आएगी, फिर से वापस आएगी, और इसके रास्ते में कोई डेविएशन नहीं होगा, इसका रास्ता बदलेगा नहीं। ठीक है, अब वापस आ गई इधर, तो पहली वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इधर जा रही थी, दूसरी वाली किधर जा रही है देखा जाए, फिर ऐसे निकल जाएगी दूसरी वाली। ये कहीं मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, जैसे ही आगे बढ़ेंगे बढ़ती चली जाएगी, कहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब हम इनको पीछे खींचेंगे। पहली वाली रे को पीछे खींच दिया था हमने, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर हो रही है। और दूसरी वाली रे को भी हमने क्या किया था, इधर पीछे की तरफ खींच करके दिखाई दिया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ये जा रही है। ये दोनों रे जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन से मिलाते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और यही अपना इमेज है, इमेज आई और आई डैश लिख सकते हैं, आई और आई डैश। ठीक है, देखा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज बहुत छोटी सी मिली है, पोजीशन भी साफ नजर आ रही है, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में इमेज की पोजीशन है, इमेज की साइज छोटी दिखाई दे रही है, और ये भी दिखाई दे रहा है हमें कि जो इमेज मिली है वो सीधी मिली है। ठीक है ना, इसका जो अपर पॉइंट है वो ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, और इमेज का भी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना होगा, इसी चीज को यहाँ पर इमेज का जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक 3 लाइन में हमें लिख करके बताना होगा। मतलब पहली चीज बताना होगा कि इमेज की पोजीशन कहाँ मिली है, साफ नजर आ रहा है P और F के बीच में, यानी यहाँ लिखेंगे हम बिटवीन F एंड कैपिटल P। दूसरी बात हमको इमेज के बारे में जो जानकारी है वो क्या है, साइज के बारे में, कि साइज क्या है, साइज, इमेज की साइज क्या है। तो देखा जाए ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज मिली है तो यहाँ पर डिमिनिश्ड लिखेंगे। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज नहीं बन पाई, उससे छोटी मिली है तो डिमिनिश्ड इमेज लिखेंगे। तीसरी बात, हमें इमेज का नेचर बताना है। नेचर में 2 बातें, रियल की वर्चुअल, इरेक्ट की इन्वर्टेड। तो देखा जाए हम जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे डाइवर्स हो जा रही हैं, मतलब ये बिखर जा रही हैं, इनके बीच में कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। आगे जितना बढ़ती चली जाएंगी ये, इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो रियल में जो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी ये, फिर क्या कर रहे हैं हम, इसको पीछे की तरफ जबरदस्ती दोनों को खींच रहे हैं, तब जाकर के यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जबरदस्ती खींचने की वजह से जो होता है, रियल में तो मिल नहीं रही, तो रियल इमेज नहीं मिलेगी हमें। कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी भैया। ठीक है, और वर्चुअल के साथ साथ हम जानते हैं जब वर्चुअल इमेज बनती है तो इरेक्ट भी बनती है। ठीक है, इरेक्ट भी बनती है, और यहाँ सामने से दिखाई भी दे रहा है कि सीधी इमेज मिली है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट भी है और इमेज भी है। ये क्लियर हो गया। हमने क्या किया कि पहले रे डायग्राम ड्रॉ किया हमने, ये सब कुछ जो हमने किया, इतना बड़ा फिगर विगर बनाया है, ये क्या है भैया, ये रे डायग्राम है, इसे कहते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बना दिया तो आधा नंबर तो ऐसे मिल गया। ठीक है, मान लिया 4 नंबर का है तो 2 नंबर इस पे आ गया। 2 नंबर आपको ये चीज़ यहाँ डिटेलिंग कर देनी है कि भैया इमेज की पोजीशन क्या है, साइज क्या है और नेचर क्या है, तो आपको पूरा 4 में से 4 नंबर, 4 नंबर मिल जाएंगे भैया। और ये लास्ट केस था, ओ यहाँ पर हमें नंबर थोड़ा सा बदलना था, ये दूसरा केस था भैया, फर्स्ट वाला नहीं था, दूसरा वाला था। ठीक है, तो दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पर रख दिया जाए इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो इस तरह की इमेज मिली हमें, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट मिली है। ठीक है, वर्चुअल मिली है और साथ ही साथ सीधी इमेज भी मिली है। तो वर्चुअल इमेज होने का फायदा क्या होता है, सीधी इमेज मिलती है। लेकिन अगर कभी वर्चुअल इमेज ना मिले, रियल मिले, तो रियल इमेज बनने का नुकसान क्या होता है कि उल्टी इमेज मिल जाती है भैया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो कि अगर रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी। अगर वर्चुअल बन गई, ठीक है, तो उसका फायदा ये होगा कि सीधी इमेज मिलेगी। रियल इमेज का ये नुकसान है और वर्चुअल इमेज का ये फायदा है। ठीक है, तो फायदे और नुकसान के साथ ये हमने एक्सप्लेन किया। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।